नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं म्यूटेड वॉक्स। मैं इमरान और आज हमारे साथ हैं आरिफ अजाकिया सर, जो कि अपनी दो टूक बातों के लिए जाने जाते हैं। और आज ऐसे ही दो टूक बातें करते हैं इनके साथ। तो सर, पहला क्वेश्चन है कि जो इस्लाम ने हमारी ज़िंदगी को ऑक्युपाइड कर रखा है, मुस्लिमों को, ये मुस्लिम कभी इस इस्लामिक पॉलिटिक्स से बाहर निकल पाएंगे? देखें, सबसे पहले नमस्कार सबको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इमरान भाई। मसला ये है कि इस्लाम जब आया तो उसका मकसद ही एक्सप्रेशनिस्ट था और इट वाज अ पॉलिटिकल इस्लाम। जब नबी पाक के ज़माने से ही पूरी दुनिया फतह करने का और पूरी दुनिया को मुसलमान करने का वो एक शुरू हुआ था। और फिर जब खुलफाए राशिदीन थे, जब हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, उनके दौर में पूरी दुनिया में लश्कर कशी की गई और आपने देखा बनु उमैया के दौर में आधी दुनिया इन्होंने फतह कर ली थी। तो ऑब्वियसली इस्लाम इज पॉलिटिकल। इस्लाम ऑक्यूपाइज ऑल योर लाइफ, डेली लाइफ। और इससे निकलने के लिए इस्लाम में रिफॉर्म्स जरूरी हैं, क्योंकि नॉर्मली ये अब्राहमिक रिलीजन जितने भी हैं, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, सबकी टीचिंग सेम है। कुरान जो है वो 80-90% बाइबल का कट पेस्ट है। बाइबल 80-90% कट पेस्ट है तौरेत का। लेकिन तो ओके। बाइबल ने और क्रिश्चियनिटी ने, रेनेसांस हुआ था यूरोप में, उसमें इन्होंने पॉलिटिक्स को अलग कर दिया था रिलीजन से, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी को बड़ी रिफॉर्म्स मिली। वरना जो जिहाद और जो वायोलेंस इस्लाम में है वही क्रिश्चियनिटी में भी उनकी किताबों में है। लेकिन इन्होंने उससे आज़ादी हासिल कर ली। हमें मसला ये है कि हमारे मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसकी जो रूलिंग ओलिगार्की है वो रिलीजन को बड़ा यूज करती है। खास तौर पे आप तुर्की में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, ईरान में देख लें। ये मुसलमान मुसलमान जो मौलवी हैं उनको ये यस यूज सर। करती है रूलिंग ओलिगार्की, अपनी आर्मी की माइट और मुल्ला के जरिए आम मुसलमान का जहन इन ऑक्यूपाई करने के लिए बड़ा एक्सटेंसिव यूज करते हैं। निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे ये डिपेंड करता है दुनिया की मेजर पावर्स के हाथ में। क्योंकि दुनिया की मेजर पावर्स, खासतौर पे वेस्ट ने इस्लाम को बड़ा यूज किया। अफगानिस्तान की जब वार शुरू हुई तो कोल्ड वार के जमाने में कम्युनिज्म को डिफीट देने के लिए इन्होंने जिहाद को और वायोलेंट इस्लाम को बड़ा प्रोमोट किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के हैं, इन्होंने आज से 2-3 साल पहले अमेरिका के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि सीआईए के कहने पे हमने बिलियंस ऑफ डॉलर पूरी दुनिया में मदरसों के और मस्जिदों के ऊपर वहाबिज्म को एक्सपेंड करने के लिए, हमने वो जिहादिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पेंड किया था। तो ये वेस्ट की पॉलिसी थी जो इन्होंने बड़े गलत तरीके से इस्लाम का यूज किया। और आज जो दुनिया टेररिज्म को फेस कर रही है, ये फेलियर है उस वेस्ट की पॉलिसी का, जिसमें इन्होंने इस्लामिक थियोक्रेसीज को यूज किया। लाइक पाकिस्तान वाज ऑन फ्रंट, पाकिस्तान आर्मी फ्रंट पे रही है जिहाद को और वायोलेंट इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। तो अब ये और वेस्ट के ऊपर है कि कब ये पाकिस्तान, तुर्की और इन लोगों को रोके, क्या मजीद ये फैक्ट्रियां बंद करें। अब दुनिया को इस टेररिज्म की जरूरत नहीं है। और सर, जो रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं मुस्लिम्स, उनको ये मतलब काफिर कह के या फिर कि गैर दीनी हो चुका है, ये सब कह के ये उस डिबेट से ही बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपको लगता है कि ये चीजें पहले 90s में ये ज्यादा थी? क्या लगता है आपको अभी भी ये चीजें चलेंगी उसी हिसाब से? ये जैसे आप हैं, तारिक फतेह सर हैं, वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो वो होगा या चीजें ऐसे ही चलेंगी? देखिए, मसला यह है कि लॉजिक का इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इस्लाम का पहला रुकन जो है ना, वो है कलमा। यानी यू बिलीव, यू डोंट क्वेश्चन। आपका तो ईमान कायम होना चाहिए, आप क्वेश्चन ना करें। और ये एक बड़ा इलॉजिकल पॉइंट है, जिस पे मुल्ला भी आके आपको फौरन फतवा दे देता है कि खामोश हो जाओ, ये वो, और आपका ईमान कमजोर है और इस तरह की बातें करते हैं। अब अगेन, कि इसको हम कैसे डिफीट दे सकते हैं, तो देखें, आप पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये जो एक्सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म और दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी हैं, इनकी एड बंद कर दें, इनके ऊपर एम्बार्गो लगा दें।
आप पाकिस्तान आर्मी तुर्किश गवर्नमेंट को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें, वेस्ट की बात कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूं, वेस्ट इज स्टिल पावरफुल। देखें चाइना ने क्या किया, चाइना ने मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया, विच इज रॉन्ग। लेकिन अगेन अच्छा। जान तो छूट गई है इनकी टेररिज्म की, अब वहां पे और कोई इस तरह की हरकत नहीं करता। लेकिन चाइना दूसरी जगहों पे ये करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो इस्लामिक ग्रुपों के साथ मिलकर चीजें चला रहे हैं। तो अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन सुपर पावर्स, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है और भारत है। इन लोगों को एक तरह से डर है कि हम अगर इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे तो हमें बैकलैश मिलेगा, जैसे यूरोप में मुसलमान भरा पड़ा है, आपने फ्रांस में देखा। लेकिन यस पहली सर। बार ये तब्दीली तो आई ना कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने ये क्लियरली अल्फाज में कहा कि दिस इज इस्लामिक टेररिज्म। इससे पहले ये नहीं होता था। अब आज भारत क्या इस किस्म की चीजों पर पाबंदी लगा सकता है? भारत को ये खौफ है कि हमारे यहाँ तो 20 करोड़ मुसलमान है, फिर कैसे काम चलेगा, और ये तो पूरे भारत में आग लगा देंगे। तो वैसे भी तो पूरी दुनिया में ये आग लगा रहे हैं। तो ये बड़ी पावर्स को यूनाइटेड एफर्ट करनी होगी, एम्बार्गो लगाना होगा, पाकिस्तान आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर करार दें, इनकी मिलिट्री एड बंद करें, आप इन पे एम्बार्गो लगाएं। ये भिखारी मुल्क हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क, ये दो कदम नहीं चल सकते बगैर मदद के। फ्रांस के ऊपर बाइकॉट फ्रांस और ये पाकिस्तान में ड्रामा चल रहा है, लेकिन $500 मिलियन फ्रांस ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है अभी भी। यूरोपियन जी यूनियन सर। बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा है पाकिस्तान को, अमेरिका दे रहा है। बंद करें ये सब। आपको नहीं पता कि ये कहां लग रहा है? पाकिस्तान की आर्मी ये टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करती है। दुनिया में जहां भी कोई टेररिस्ट मिलता है वो कहीं ना कहीं साबित होता है कि पाकिस्तान के मदरसों को विजिट कर चुका है। इवन जिसने न्यूजीलैंड की मस्जिदों पर फायरिंग की थी वो भी 2 बार पाकिस्तान गोरा आकर रह के गया है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को कंटेन करना जरूरी है। और अफगानिस्तान में जंग जीतने के लिए ये पाकिस्तान की अपीजमेंट करते रहते हैं, लेकिन सुपर पावर्स को बैठ के आज नहीं तो कल ये करना तो पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में आप अमन नहीं ला सकते। जी सर, पाकिस्तान में भी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो दोबारा उभर रही है, जैसे कि पश्तून का रेवोल्यूशन हो गया या फिर बलोच रेवोल्यूशन तो काफी पहले से ही है, सिंस इंडिपेंडेंस से ही है, जो जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो, जैसे कि मौलाना मौदूदी हैं जिन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी इस पूरी आइडियोलॉजी की, तो उन्होंने ये नेशन स्टेट को उन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था और उन्होंने इस्लामिक नेशन की एक उन्होंने स्टैब्लिशमेंट करा था। तो आपको क्या लगता है ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में उभर रही है, या ये इस इस्लामिक स्टेट को डिफीट कर पाएगी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मतलब सुपरसीड कर पाएगी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से? देखें दरअसल ये है कि 1948 में पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही सिंध के रहबर जो हैं GM सैयद मरहूम, वो उन्होंने सिंधु देश बनाने का ऐलान कर दिया था और इन्होंने कहा था कि भाई हमारी गलती थी। आज 71 साल हो गए, कहां पहुंची है वो तहरीक? 1948 में ही बलूचिस्तान एक आजाद रियासत थी, इस पे पाकिस्तान ने आर्मी के जरिए कब्जा कर लिया। खान ऑफ कल्लात जो वाली है बलूचिस्तान थे, उनके सर पे बंदूक रख कर एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई। तब से बलोच आजादी मांग रहे हैं। 1973 में बलूचिस्तान पे एयर बम्बार्डमेंट हुई। आज उस बात को भी 50 साल हो गए, बलोच लड़ रहा है। लेकिन आज के दौर में इतनी ह्यूज पावर है पाकिस्तान की आर्मी और इतना कंट्रोल है मुल्लाओं का, उनके साथ लड़ने के लिए बैरूनी मदद चाहिए। आप ये बताएं कि कश्मीर एक भारत की टेरिटरी है जिसको लीगली एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला के मशवरे पे महाराजा हरि सिंह ने। जी इसके सर। बावजूद पाकिस्तान धड़ल्ले से कहता है कि हम कश्मीर के लिए खड़े हैं उनके साथ, हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। बलूचिस्तान की कौन मदद कर रहा है? सिंधियों की कौन मदद कर रहा है? पख्तूनों की कौन मदद कर रहा है? ये बगैर मदद के आगे नहीं चल सकेंगे, वरना ये बेचारे खुद मरते रहेंगे, लेकिन तहरीक चलती रहेगी। ये नहीं है कि आप ये तहरीक रुक सकते हैं, क्योंकि ये ग्रास रूट मूवमेंट्स हैं।
ये कोई फॉरेन सपोर्ट पे या फॉरेन एजेंडे पे नहीं चल रही, ये राइट्स मूवमेंट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस है, जो पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करता है, जहाँ पे जी नेचुरल सर। रिसोर्सेज की भरमार है। लेकिन जी पंजाबी और सर। चाइनीज आर्मी वहां से एक्सप्लॉइट कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज। और वो गैस जो सुई, बलूचिस्तान का एक इलाका है सुई, वहां से निकल के पूरे पाकिस्तान के गांव गांव में सप्लाई होती है। आधे से ज्यादा बलूचिस्तान में आज भी गैस नहीं है। वो औरतें जी आज सर। भी लकड़ियां काट के ले आती हैं और अपने घर के चूल्हे चलाती हैं। तो फिर इनके जेन्युइन रेजेंटमेंट्स हैं, लेकिन इनके मदद की जरूरत है। आप क्या समझते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान आसानी से बांग्लादेश बन जाता अगर भारत ने बीच में नहीं मदद सर। ना की होती? बगैर भारत की जी मदद के सर। वो आज भी गुलाम होते पंजाबियों के। लेकिन भारत ने मदद की तो वो आजादी हासिल कर सके। तो यहां भी किसी को आके मदद करनी होगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान तालिबान नाम का दहशतगर्द वहां पर उन्होंने छेड़ा हुआ है, और रोज की बुनियाद पे वहां पे दहशतगर्द भेजे जाते हैं। इंडिया में दहशतगर्द भेजे जाते हैं। लेकिन ये खास तौर पे भारत बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा, ना सिंधियों की, न बलोचों की, न पख्तूनों की। तो मैं समझता हूँ खास तौर पे भारत, जो कि एशिया की एक सुपर पावर है, रीजनल सुपर पावर है, और आफ्टर ऑल हम सब का डीएनए भी भारत का है। ठीक है, पाकिस्तान के साजिश के तहत बनाया गया था, लेकिन अब वो जो गलतियां हो गई हैं, जो चीजें हो गई हैं, वो एक इंटरनेशनल डिजाइन के तहत अब भारत को आगे आके इस मरती हुई कौमों को बचाना होगा। वरना इसके बगैर तो ये आपने जो बताया कि इस्लामिक आइडियोलॉजी जो मौजूदी और स्टेटहुड की जो थी, हम्म। जिसमें एक जी मामूली सी सर। निकाल लेता हूं कि आप और मैं इस वक्त उर्दू में बात कर रहे हैं, लेकिन जी सर। पाकिस्तान में 9-10% लोगों की मादरी जबान उर्दू है। वरना तो जी वहां सर। पर हिंदी अलाउड नहीं है, बलोची अलाउड नहीं है, पंजाबी अलाउड नहीं है। क्यों? इसलिए कि उर्दू एक बॉन्डिंग फैक्टर है। पाकिस्तान जी। में मुख्तलिफ कौमियतों को मिला कर रखने का एक जरिया है। इन्होंने बाकी जबानों का मर्डर किया है। मेरे फादर यही। गुजराती मीडियम में 1950s में कराची से मैट्रिक बोर्ड में पास किया था, लेकिन फिर जी वो सर। गुजराती जबान ऐसी मारी गई कि हमारे घर में भी हम उर्दू बोलते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हमारी मादरी जबानों का कत्ल कर दिया गया। अब एक मिसाल है, मेरी बीवी भी मेमन है, जी सर। उसको नहीं आती और कोई जबान सिवाय उर्दू के, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया था। पाकिस्तान में उर्दू को इस तरह इम्पोज किया गया। तो मेरी मादरी जबान उर्दू नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को उर्दू के अलावा, और बाकी इंग्लिश फ्रेंच आती है, लेकिन उर्दू के अलावा और कुछ नहीं आता। तो हम घर में उर्दू बोलते हैं। तो ये जबरदस्ती का इस्लाम, जबरदस्ती का बॉन्डिंग फैक्टर उर्दू, हालांकि उर्दू इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहरहाल हमारी मादरी जबान नहीं है, ना सिंधियों की है, ना बलोचों की है, ना पख्तूनों की है, ना पंजाबियों की है। लेकिन ये यही सर। आर्टिफिशियल तरीके से मुख्तलिफ कौमियतों को दबाए रखने के लिए जो किया गया है, वो बगैर बैरूनी मदद के ये लोग आजादी हासिल नहीं कर सकते। यही सर हुआ भी था जब मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट अपना रखा था। तो उन्होंने उसमें एक उर्दू को मतलब बोला था कि बांग्लादेश में उर्दू नहीं चलेगी। तो और पाकिस्तान उसी चीज पे फोकस कर रहा था, प्रेशर कर रहा था कि उर्दू ही रहनी चाहिए बांग्लादेश में। क्योंकि उनका उनका और उनके पीछे का ये लॉजिक था कि जो बंगला लैंग्वेज है वो हिंदी के करीब है। तो अगर जब हिंदी के करीब होगी तो वो उस जो होता है कि आइडेंटिटी फिर दोबारा उभर के आ जाती है। और जितने भी अब इस्लामिस्ट को पढ़ेंगे, उन्होंने उर्दू का एज ए टूल यूज करा है केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, और इसका मुझे कोई खास यूज लगता भी नहीं है। और अभी। जी सर। नहीं जी। जी। और सर अभी एक के अजीज जी की मैं बुक पढ़ रहा था, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने पूरा पाकिस्तान का कोर्स उन्होंने उसमें डिस्क्राइब करा है। पर सर वहां पे फर्स्ट क्लास से लेकर अगर आप देखेंगे 12th क्लास तक और इवन ग्रेजुएशन में भी उन्होंने हर जगह एक वर्ड को स्पेसिफिकली यूज करा है, इस्लामिक स्टेट। जब चाहे अलामा इकबाल इलाहाबाद में कोई तकरीर कर रहे थे, या लाहौर सेशन में कोई भी तकरीर कर रहे थे, या फिर मुस्लिम लीग का भी कोई भी तकरीर होती थी, उसमें वो इस्लामिक स्टेट की ही जिक्र करते थे। तो सर अगर इसी आइडियोलॉजी से वहां के बच्चे पढ़ेंगे या इसी आइडियोलॉजी के साथ उनकी ग्रूमिंग होगी, तो उसके बाद जब ये मौलाना वो तकरीरें करते हैं, तो फिर उन लोगों को तो ये तकरीरें बहुत लॉजिकल भी लगती होंगी, कि रियलिटी भी लगती होगी उनको।
तो आपको क्या लगता है कि ये एजुकेट मतलब जो थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की हल्की फुल्की मैं जानता हूँ या जानना चाहता हूँ, उसमें आपको लगता है कि ये एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स हो पाएंगे आगे कभी? बहुत जरूरी है, खास तौर पे आपको मॉस्क एंड मदरसा रिफॉर्म जरूरी हैं। मदरसा तो सिंपली बंद होने चाहिए। मदरसे में देखें, आप और मैं भी मुसलमान हैं और अच्छा खासा इस्लाम जानते हैं, लेकिन अब जी मैं सर। तो मदरसों में नहीं गया। जी सर। मदरसे में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बच्चों को भी जो पढ़ाना है इस्लाम वो हम पढ़ाते हैं। अब जी सर। एजुकेशन की जहां तक बात आती है, आपने इस्लामिक स्टेट की बात की, तो मैं हम्म। यहाँ पे लंदन में भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊं ना, तो नमाज के बाद मौलवी साहब दुआ ये करा रहा होगा कि या अल्लाह कुफारों को नीस तो नाबूद कर। जी सर। कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद में दुआ मांगी जाती, यानी वहां हिंदुस्तानी मुसलमान बैठ के हिंदुस्तान में मस्जिदों में 5 टाइम रोज ये दुआ मांग रहा है कि 84-85% जो पॉपुलेशन है इंडिया की उनको नीस तो नाबूद कर। ये तब्दीली लाए बगैर आप कैसे वो कर सकते हैं? जाहिर है, जब हम नमाज में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हम पूरे अदब के साथ, तवज्जो के साथ मौलवी मौलवी की बातें सुन रहे होते हैं और आमीन कह के उस दुआ को कबूल कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात डाली जाती है कि यार इन सबको तबाह बर्बाद होना है। फिर हमारे हिंदुस्तान के हवाले से गजवाए हिंद को बड़ा प्रमोट किया जाता है। आपको गजवाए हिंद सऊदी अरब में नहीं मिलेगी, आपको इंडोनेशिया में नहीं मिलेगी, ये खाली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही मिलेगी आपको। यहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि आपकी ड्यूटी है, नबी पाक की ये पेशिंग गोई है कि भाई इन सबको मुसलमान करना है, कि जब तक हिंदुस्तान में सारे मंदिर तबाह नहीं कर दिए जाएंगे, सारे हिंदू कन्वर्ट नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक कयामत नहीं आएगी। दिस इज द मोटो ऑफ गजवाए हिंद। तो जब आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, जब मैं पैदा होता हूं और मेरे माँ बाप मुझे जो पहला दर्स देते हैं वो ये देते हैं कि तू खुशकिस्मत है कि तू मुसलमान पैदा हुआ है, क्योंकि ओनली यू आर करेक्ट, बाकी सब गलत हैं, और तुम्हारी ड्यूटी है उन सबको कन्वर्ट करने की, वरना ये बेचारे जहन्नम में जलेंगे। ये रेसिज्म है, ये फैशिज्म है। ये तब्दील, आपका सवाल जो है बेसिक, हमारे मुसलमानों की एजुकेशन सिस्टम में ये तब्दीली लानी होगी और ये गवर्नमेंट का काम है। सऊदी अरब और दुबई में अब देखें तब्दीली आ रही है। हम लोग बड़े इस्लाम के चैंपियन बनते हैं, इस्लाम तो वहां पैदा हुआ था सऊदी अरब में। आज और सर दुबई उन्होंने विदाउट मैरिज सेक्स अलाउ कर दिया है, शराब अलाउ कर दी है, ऑनर किलिंग के ऊपर बड़ी सख्त सजाएं शुरू कर दी हैं। रिफॉर्म्स आई ना, यही चीज सऊदी अरब कर रहा है। आज से 5 साल पहले सऊदी अरब में वही स्ट्रिक्ट इस्लामिक शरिया लॉ था, लेकिन अब वहां औरतें बगैर पर्दे के घूम सकती हैं, अलाउड है इनको। वहां औरतें गाड़ियां चला रही हैं, और चूंकि वाली मक्का मदीना है, इसलिए वो उस तेजी से नहीं रिफॉर्म कर रहे जैसे दुबई कर रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल स्लोली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है कि इनको पता है कि अब इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो फिर तब्दीली लानी होगी। आप वैक्सीन के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये काफिर जल्द से जल्द वैक्सीन बना दे, लेकिन साथ ही जी साथ आप ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इनको नीस्तो नाबूद कर दे। तो भाई ये डबल स्टैंडर्ड है ना, हिपोक्रेसी जो मुसलमानों की, वो गवर्नमेंट्स ने अगेन एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली लानी होगी। जब तक आप ये तब्दीली नहीं लेंगे, जब तक आप मिंबर पे बैठे मुल्ला को पाबंद नहीं करेंगे कि इंसानियत का दर्ज दे, बराबरी का दर्ज दे, सबको इक्वलिटी का दर्ज दे, तब तक ये मामला सेट नहीं होने। और सर सऊदी अरब में भी अभी थोड़े दिनों पहले आर्टिकल छुपा था कि कुरान में कोई 2200 वर्ड्स हैं जो मिसप्लेस्ड हैं। तो अब उन्होंने भी एक डिबेट तो छेड़ दी है ना कि भाई जो कुरान था, क्योंकि आज की सोसाइटी है जो दिन प्रतिदिन चेंज ही होगी, और उसके हिसाब से जो रिलीजियस बुक्स होती हैं वो उस हिसाब से अपडेट होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि अब उस डिबेट से कितना भी दूर भागोगे, जो भी अब इस्लाम है, इस्लामिस्ट जो बनते हैं अपने आप को या इस्लाम के चैंपियन बनते हैं, वो उस डिबेट से दूर भागना चाहते हैं कि भाई नहीं, कोई रिफॉर्म नहीं होगा, जो हमारा धर्म है वो शुद्ध है, जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि सर इस रिफॉर्म्स को अ, हो मतलब ये कुरान की जो रिफॉर्म्स हैं ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन सऊदी अरब ने तो एक बोर्ड तश्कील दिया है जो कि कुरान को री असेस करेगा, उसका हम्म। नया ट्रांसलेशन होगा। देखो ये हम्म। दुनिया है ना, इसमें इवोल्यूशन बड़ा जरूरी होता है। होता ये है कि जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुए थे,
तो मुस्लिम मुल्लाओं ने, इवन हिंदुस्तान के मुल्लाओं ने भी इसको हराम करार दे दिया था। लेकिन आज उसी प्रिंटिंग प्रेस में कुरान भी छप रहे हैं, इस्लामिक एजुकेटिंग मटेरियल भी छप रहा है। इसी तरह मुझे याद है कि आज से 50 साल पहले मुसलमानों का फतवा था कि फोटोग्राफ है ना जो, वो हराम है। हाँ, और हमारे घर में पहले बोला जाता था कि फोटो लगाए नहीं जा खास सकती। तौर पे बगैर पर्दे के फोटो अलाउड नहीं थी। लेकिन आज उम्रा करने के लिए जो औरत जाती है, चाहे लाख पर्दे वाली हो, उसको बगैर पर्दे के फोटो खिंचवा के पासपोर्ट पे लगानी पड़ेगी। तो मौलवियों ने फतवा दे दिया कि हाँ अब जायज है। तो इवोल्यूशन है ना। तो यस इसी सर। तरह हमको आज से 1400 साल पहले जो ट्रांसलेशन चले आ रहे हैं कुरान के, या उर्दू में इसका ट्रांसलेशन आज से 500 साल पहले किसी मौलवी ने कर दिया है, हम उसी पे डटे हुए हैं। तो 500 साल पहले की दुनिया और थी। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे, टीवी नहीं थे, ये तब्दीली नहीं थी। आज के दौर के हिसाब से नया ट्रांसलेशन जरूरी है कुरान का। कुरान में भी कई चीजें ऐसी हैं, देखें अरबिक, मैंने बचपन सऊदी अरब में गुजारा है। अरबिक एक बहुत रिच लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है। संस्कृत में आपके एक एक लफ्ज के थोड़े जेर जबर से फर्क से मतलब चेंज हो जाते हैं। इसी यस तरह सर। अरबिक में भी जेर जबर के फर्क से मतलब सारे चेंज हो जाते हैं। कुरान का क्या है कि कुरान तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के जमाने में तो पहली बार लिखा गया, उस वक्त तक तो लोगों ने हिफ्स किया था। अब हिफ्स यस की सर। आदत क्या होती है कि आप कितना भी याद कर लो, फर्क तो आ जाता है ना, इंसान है, यस सर। मशीन यस नहीं है, सर। कंप्यूटर तो नहीं है कि हार्ड डिस्क में हर चीज एज इट इज सेव हो जाती है। दूसरा यस सर। एक ये हुआ कि जब हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का और मदीना पे बमबारी की थी और काबा शरीफ को जमीन पे गिरा दिया था पूरा, उसने सारे कुरान जला दिए थे। और फिर इसने कुरान लिखवाए थे, और उसमें पहली बार आराब डाले गए थे, जेर जबर पेश उस वक्त डाले गए थे। तो भाई साहब, हज्जाज बिन यूसुफ तो एक दरिंदा था, और उसने तो पूरी दुनिया में एक वायोलेंस के मतलब नबी पाक के नवासे को उसने मरवा दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि कुरान में भी बड़ी, हमें कहा तो जाता है कि आप उस पर डाउट नहीं कर सकते कुरान के एक लफ्ज पे, लेकिन हम डाउट नहीं कर जी। रहे हैं, उसके मतलब के ऊपर जाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब आज के दौर के हिसाब से उलमा का बोर्ड बिठाओ, जो बैठ के आज के दौर के हिसाब से वो कुरान की तर्जुमा और तफसीर करें, ताकि नए दौर के हिसाब से चीजें चले। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुरान तब्दील करें, हम ये कह रहे हैं कि अरबिक इज ए वेरी रिच लैंग्वेज, उसको आज के दौर के हिसाब से मतलब चेंज करें। अब आपके एक मौलवी हैं, इमाम अहमद रजा बरेलवी, यस जो सर। यस। पाकिस्तान के बरेलवी फिरके के सबसे बड़े मौलवी हैं। यस सर। इन्होंने दो किताबें लिखी जिसमें इन्होंने ये साबित किया है कुरान की रोशनी में कि जमीन है ना, वो घूमती नहीं है, और सूरज घूमता है जमीन के इर्द गिर्द। और इन्होंने ये कुरान की रोशनी में साबित किया। और आज मदनी चैनल पे बैठ के जी सर। बरेलवी मौलवी बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि नहीं, इमाम अहमद रजा ने जो कहा है कुरान की रोशनी में वो सही है, हम साइंस को नहीं मानते। ये आज भी पढ़ाया जा रहा है मदनी चैनलों पे। तो मैं ये कह जी। रहा हूं कि साइंस को आज आप झुटला नहीं सकते। जी चांद पे सर। हो चुका है इंसान, जी। जो स्पेस साइंस है इसको एक्सपोज कर दिया है। आज आप ये नहीं कह सकते कि जमीन नहीं घूमती। भाई साहब जमीन घूमती है, तो इसका मतलब इमाम अहमद रजा बरेलवी साहब ने जो दो किताबें लिखी वो जुटला दो आप, या ठीक। कुफर हो जाता है अगर आपने उनकी किताब को जुटला दिया। भाई उन्होंने 200-300 साल पहले जब साइंस नहीं थी तब उन्होंने कुरान की रोशनी में, अब अल शम्स वल कमर बेहुस्बान जो कुरान में सूरह रहमान की आयत है, मसला यह है कि कुरान ने कहा है कि घूमता है। अब आप मानी को जरा चेंज करके देख लें तो आप उसी पर अटके रहोगे, नहीं सूरज घूमता है, नहीं भाई कुरान शायद ये कहना चाह रहा है कि जमीन घूमती है। तो आज से जी। 200 साल पहले जो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जो किताबें लिखी थी वो उस जमाने के हिसाब से थी। आज नई साइंटिफिक रिसर्च आई है, अब आज के हिसाब से कुरान को तर्जुमा करें, तफसीर करें। कुरान ना बदलें, कुरान के मानी को बदलें, और आज का इस्लाम को लोकल वैल्यूज जो आज की वैल्यूज हैं, करंट वैल्यूज हैं,
उसके मुताबिक ढाले तो ही मुसलमान सरवाइव करेगा, वरना पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा है ना इस वक्त जलील ख्वार होकर बैठी है। और फिर सर जब चाइना अब फिर अपनी मर्जी से करता है या फिर इंडिया में भी ये चीज डिबेट छिड़ती है, तो फिर सबको आप इस्लामफोबिक कह देते हैं, तो ये भी तो कुछ मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। खैर चाइना जो कर रहा है आपको क्या लगता है, वो सही कर रहा है? यूगर जो रिक्रिएट जो कर रहा है वो कुरान को अपने देखिए, देश के अकॉर्डिंग। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, 25 साल से यूनाइटेड नेशंस के सेशंस अटेंड करता हूँ। चाइना जो कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो प्योर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंसानियत से बदतर सलूक है। आप एक आदमी का बिलीफ नहीं है, उसको जबरदस्ती पोर्क खिला रहे हैं, उसको जबरदस्ती शराब पिला रहे हैं, उसको दाढ़ी नहीं रखने दे रहे, आप मोहम्मद नाम पे पाबंदी रख रहे हैं, आप मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना रहे हैं। ये सब वायोलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स है, ये दरिंदगी है। ये वही चीज है जो हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था। तो इसको जी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी मजहब का मानने वाला होगा वो उसको अच्छा नहीं कहेगा। अब आपने कहा कि चाइना ने कुरान को नए सिरे से लिखना शुरू किया है, तो ये चाइना का काम नहीं है। देखें, जी ये मुसलमानों का काम है, लीव इट ऑन मुस्लिम उलमा। लेकिन आप पढ़े लिखे जिन्होंने साइंटिफिक नॉलेज हासिल की है, उन उलमा को ला के फिर उनसे ट्रांसलेशन कराएं। आप पाकिस्तान के या इंडिया के एक मदरसे का पढ़ा हुआ मौलवी है, उससे आप करवाएंगे तो ये तो वही 1400 साल पुरानी बातें ही लिखेगा, उससे जी कोई वो नहीं है। इस्लाम और कुरान को रिफॉर्म जो करना है ना, वही अगेन मैं कह दूं क्लियर अल्फाज में कि मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि आप कुरान के एक भी लफ्ज को तब्दील करें, मानी को उसके तर्जुमे को जरा रिफॉर्म करें। और ये काम मुस्लिम उलमा ने करना है। आपके यहाँ 72 फिरके हैं भाई, तो 72 जी फिरकों के और सबके मौलवियों को जमा करें और सबको फिर एक बोर्ड बनाएं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सालों लग जाएंगे इसमें। लेकिन अब सऊदी अरब जो कर रहा है वो खाली वहां भी मौलवी कर रहे हैं उसको। जी लेकिन आपको जो करना चाहिए वो ये है, वरना क्या होगा कि सऊदी अरब अपना कुरान लेके आएगा, अपना तर्जुमा लेके आएगा। इंडिया पाकिस्तान में बरेलवी फिरका मजबूत है, ये वहाबियों को काफिर मानते हैं, ये अपना हिसाब से चलेंगे। तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। ओआईसी, जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस्लाम को मिलके एक ऐसा बोर्ड तश्कील देना चाहिए जिसमें शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी सब फिरकों के मौलवी जमा हो, उनको वजीफा दें और बिठा दें एक जगह कि लो भाई जी ये है सर तुम्हारे सामने। कुरान पूरी दुनिया में एक ही है ना, वो तो हर जी फिरके का कुरान तो वही है, उसके तर्जुमे मुख्तलिफ हैं, उसकी जी तफसीरें मुख्तलिफ हैं, उस पर आप मुत्तफिक करने की कोशिश करें और आज के दौर के हिसाब से कुरान को लेके आए। आई थिंक देन दैट इज द ओनली वे टू कम आउट। जी। और सर टर्की पे आपका क्या टेक है कि ये अर्दोगन जो है नया खलीफा बन पाएंगे? ये कोशिश तो बहुत कर रहा है, और खास तौर पे जो अभी आजरबाईजान ने आर्मेनिया को जो जितवाया है, तुर्की के टेररिस्टों ने और पाकिस्तान के टेररिस्टों ने जाके वहां पे लड़ी है जंग, और रशिया ने इनकी मदद की, और आर्मेनिया बेचारा चीखता रहा लेकिन दुनिया में किसी ने इसकी मदद नहीं की। तो ये पहली इसकी फतह है। ये इसने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर अरबगान ने कहा है कि वी आर वर्किंग फॉर रिवाइवल ऑफ ऑटोमन कैलिफेट। और उसने कहा है कि ये जो बीच में सऊदी अरब और दुबई और ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन हिस्ट्री एंड दे विल नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करते थे ना, मक्का मदीना हजरत इब्राहिम के जमाने से करते हैं, ठीक है। पर सर उस टाइम भी का कहने का मतलब ये था कि ये पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर थे, तो अगेन वी विल टेक दिस। तो ख्वाब तो ये भी यही देख रहा है। हमारे यहाँ का भी एक जिया उल हक होता था जो जी बनने का बड़ा उसको शौक चढ़ा था, तो वो भी पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए और एक इस्लामिक खिलाफत कायम करने के लिए। तो ये हर कुछ अरसे बाद एक मुसलमान आपके हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर आए थे, वो भी जी खिलाफत जी लेके चले थे। तो खिलाफत एक ख्वाब है इनका, लेकिन आज के दौर में आप दुनिया में फतह कहीं भी हासिल नहीं कर सकते बगैर इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक पावर तो यूरोप और अमेरिका के पास है, साइंटिफिक डेवलपमेंट सारी इसराइल, यूरोप, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है। कोई मुसलमान मुल्क सुई तक नहीं बना सकता, मोहताज हैं ये एक एक चीज के लिए दूसरे सो कॉल्ड काफिर मुल्कों के। तो जी फिर ये कहां से खिलाफत कायम करेंगे?
खिलाफत ये अपने ही मुसलमानों को एक दूसरे से मारेंगे। जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी को हम 72% हमारे बजट का हिस्सा देते हैं पिछले 70 सालों से। पाकिस्तान आर्मी ने आज तक एक जंग नहीं जीती, भारत से भी जितनी जंगें लड़ी हारा। पाकिस्तान ने किसको फतह किया है? बलोचिस्तान, सिंध, बांग्लादेश में जेनोसाइड किया, अपने मुसलमान अपने ही कंट्री में, भाइयों का जेनोसाइड किया। ईरान किसको मार रहा है? अपने ही अपनी आवाम कंट्री को में। मार रहा है। यमन में मुसलमान मर रहा है सऊदियों के हाथों, पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां पे बम्बार्डमेंट कर रही है। तो मसला यह है कि मुसलमान अपने ही सर, मुसलमानों को और जेनोसाइड कर। टर्की भी तो उस पे, कुर्दिस्तान पे अपना बम्बार्डमेंट कर ही रहा है। अफगानिस्तान में देख ले, पाकिस्तान और वहां पे कोई अमेरिका रशिया वगैरह के इतने लोग नहीं मरे, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी और अफगानी मरे हैं वहां पे, मुसलमान मरे हैं, और मारने वाले भी मुसलमान। क्योंकि पाकिस्तान जो टेररिस्ट बना भेजता है उधर तालिबान, वो भी मुसलमान, जो मरता है वो भी मुसलमान। सबसे ज्यादा बम धमाके अफगानिस्तान के बाद और इराक के बाद तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में हुए हैं। कौन मारता है? तालिबान। कौन जी। मरता है? मुसलमान। तो हम मुसलमानों की खिलाफत का कोई चांस नहीं है। हम सिर्फ अपने अपने मुसलमानों को मार के अपने ही मुल्क फतह कर रहे हैं, बाकी एक इंच हम इधर उधर नहीं जमा कर सकते। आप ये बताएं कि 34-35 अरब मुल्क हैं, इनके बीच में जी। इतना सा इसराइल है। जी। क्या कर लिया है आपने? हाँ जी। मुझे ये जी, सही बताएं बात है। कि आईएस आईएस नामी टेररिस्ट ग्रुप, उसने जी। कहां पे जाके बंदे मारे हैं? इराक में मारे, इराक में, लीबिया में मारे, सीरिया में मारे, सीरिया। इस्राइल में एक जी। भी बंदा नहीं मारा। जी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं। और सर, अगर ओटोमन एम्पायर बना भी लेंगे, और उस टाइम पे इनका ओटोमन एम्पायर था, तो उस टाइम भी जो सऊदी अरब को जब इन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया था, उस टाइम भी तो हिजाज रिवोल्ट वहां पे चल ही रहा था कंटिन्यू। उनने कौन सा इन्हें एक खलीफा की तरह एक्सेप्ट कर ही लिया था? सऊदी अरब तो जब भी कहते थे कि हम पूर्वज हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, तो हम इनसे सुपीरियर हैं, उनके जब भी ये डिमांड रही थी। देखें, हज्जाज का जो प्रोविंस रहा है ना सऊदी अरब में, वो जी। शुरू से ही खिलाफत राशिदा, फिर खिलाफत बनु उमैया, फिर बनु अब्बास, और फिर बनु उस्मान, ये जितनी भी खिलाफतें आई हैं, इन्होंने ये किया कि खिलाफत राशिदा के जमाने से ही कैपिटल को मदीना से मूव करके कूफा ले गए, और फिर आगे सीरिया की तरफ दिमाश्क, और उधर उधर बगदाद, और ये चीजें चलती रही। क्यों? इन्होंने इसको प्योर एक हज और उम्रे की जगह कर दिया था कि खाली आप जी। उधर जाएं, वहां पे शरीफ मक्का होता था, शरीफ मदीना होता था। दुनिया में जहां जहां मुसलमान हुकूमत होती थी, वो उसको वजीफा भेजती थी, उसको तोहफे भेजती थी। जैसे यहां से भी महमूद गजनवी भी भेजता था, आलमगीर भी भेजता था, बाबर भी भेजता था। सारे मुसलमान बादशाह वाली मक्का और मदीना, जिनको शरीफ मक्का और शरीफ मदीना कहते थे, उनको चंदा भेजते थे कि आप अपना हज और उम्रे का कारोबार चलाते रहें। पॉलिटिकली उनको हमेशा दूर रखा गया। जब खिलाफत उस्मानिया टूटी जी। 1900 के शुरू में, जी। इसके बाद वहां पे नजद एक इलाका है जहां पे रियाद जी। जी। कैपिटल जो जी। है, जी। नजद का जो सुल्तान था मलिक अब्दुल अजीज, उसने जी। फिर देखा कि खिलाफत उस्मानिया टूट गई है, तो अब जो थोड़ा बहुत असर रह गया है खिलाफत उस्मानिया का हज्जाज पे, उसने अपने लश्कर भेजे, जिसमें ये शाह फैसल और शाह फहद और ये सब उस वक्त यंग थे, और ये लोग गए थे, और एक हाथ में कुरान था और एक हाथ में छुरी थी, तलवार थी, जी। और ये हरम जी। शरीफ में घुसे थे और लोगों का कत्लेआम किया था और कब्जा किया था। तो जाके आज भी पॉलिटिकली मक्का और मदीना को स्ट्रांग नहीं रखा गया, ये एक रिलीजियस जगहें हैं। जी। लेकिन सऊदी अरब में आज पेट्रोल के बाद सबसे बड़ी इनकम इनकी हज है, हज और जी। उम्रा है। जी। क्योंकि सारे मुल्क की इकोनॉमी अब पेट्रोल का भी आपको पता है, दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में सत्यानाश हो गया है। जी। हज और उम्रा इनकी सबसे बड़ी मार्केट है। आपने देखा कि जो लास वेगास बना दिया है मक्का को, जी। जी। मल्टी होटल्स। भाई हमने भी, मैंने 7 हज किए हैं। हम जी। जब हज करने जाते थे तो खेमों में रहते थे और सस्ते में हज हो जाता था। आज 5 स्टार कर दिया है।
आज गरीब से गरीब आदमी को भी लाखों रुपया खर्च करता है तो जाकर वो हज कर सकता है, क्योंकि आपको ओब्लाइज कर दिया है कि आपको इन 5 स्टार होटलों में रहना है, आपको महंगे खाने खाने हैं, आपको सारा वो उधर महंगे हिसाब किताब में चलना है, पूरा हज पैकेज लाखों रुपए में चला गया है। तो जी ये सऊदी अरब ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अल्टरनेट इकोनॉमी चाहिए। पेट्रोल तो आज खत्म होता जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पेट्रोल जी पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए सऊदी अरब ने अपने इस इकोनॉमी मार्केट है जो इसकी हज एंड जी उम्रा, उसको डेवलप किया है, और ये कॉमर्शियल एंटिटी बन चुकी है टोटली। जी। और सर, जो अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, अभी जो बिडेन जी जीते हैं, जो और उसके बाद उससे पहले ट्रंप ने जो लड़ाई छड़ी हुई थी इस्लामिक पॉलिटिक्स के ऊपर, आपको क्या लगता है उस इस्लामिक पॉलिटिक्स में अब नरमी आएगी उस लड़ाई में, या फिर वो जैसे चल रही है ऐसे ही चलेगी? देखिए, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो प्रेसिडेंट नहीं बनाता। अमेरिका जी की फॉरेन पॉलिसी इनकी इस्टेब्लिशमेंट और इनके थिंक टैंक्स होते हैं जो 25 साल एडवांस में चीजों को देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी डेवलप करते हैं। ना क्लिंटन के आने से तब्दील हुई थी, ना ओबामा के आने से हुई थी, ना बुश के आने से हुई थी। ये एक पॉलिसी है जो चलती आ रही है। जी जिमी कार्टर के जमाने में अफगान वार शुरू हुई है, आज तक जी चल रही है। कौन से जी प्रेसिडेंट ने उसमें कोई तब्दीली ला सका है? इवन ट्रंप ने तो एक्स्ट्रा माइल जाके ये कह दिया कि मैं क्रिसमस से पहले अमेरिका की फौजों को अफगानिस्तान से निकाल लूंगा। क्रिसमस अगले महीने है भाई, अभी तक तो नहीं निकली, ना निकलेगी, क्योंकि जी ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। वो जो बाइडेन के बस की बात नहीं है कि वो उसको तब्दीली कर ला सके। अमेरिका के प्रेसिडेंट का अगर कहीं कंट्रोल है, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है। टैक्स जी रिफॉर्म है, लोकल सोशल रिफॉर्म्स हैं, उन चीजों पर, और वोट भी उसी पर पड़ता है। अमेरिका की 90% पॉपुलेशन को फॉरेन पॉलिसी से गर्ज ही नहीं होती कि अमेरिका की फौज क्या कर रही है, बाहर क्या कर रहा है। सारी वोटिंग का भी जो इलेक्शन का जो कैंपेन होता है, वो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे होता है। तो फॉरेन जी पॉलिसी नारे की हद तक तो चल जाती है, लेकिन अब वोट लेने के लिए, मुस्लिम वोट लेने के लिए बाइडन ने इसको एक नारा बना दिया था, और थोड़ा बहुत मुसलमानों को खुश करने के लिए भारत को भी कश्मीर में ये आर्टिकल एब्रोगेशन, आर्टिकल 370, ये वो। लेकिन आफ्टर ऑल पॉलिसी में जीरो भी फर्क नहीं आएगा। फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की सेम रहेगी, और मुसलमानों का आगे हाल खराब नजर आता है। खास तौर जी पे यूरोप ने जो करके दिखाया है फ्रांस और ऑस्ट्रिया में, जी की बुनियाद पे देखें, फ्रांस ने पाबंदी लगा दी है कि ये जितनी भी मस्जिदें हैं ना, इनके जी इमाम को एक कोर्स करना होगा, फ्रेंच जी गवर्नमेंट का एक कोर्स करना होगा। उसमें इनको इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद वो अपनी मस्जिदों में जाके इमाम रह सकता है। यही जी चीज ऑस्ट्रिया ने की है। इन्होंने जी मुस्लिम एनजीओ को भी बंद कर दिया है। ये चीज जी यूनाइटेड होगी, और क्योंकि जी मुसलमान ने नहीं सुधरना, ये जो टेररिज्म की एक पॉलिसी है। कल क्या हुआ पाकिस्तान में? 3 दिन से मौलवी खादिम हुसैन ने मार्च किया था, हजारों लोगों को लेकर जी इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्टर ने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें यह कहा है कि हम 3 महीने में फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाल देंगे। और पाकिस्तान का सफीर जो फ्रांस में अभी तक नहीं भेजा गया, तो हम भेजेंगे भी नहीं। जी और सरकारी तौर पे हम बाइकआउट फ्रांस करेंगे, और जितने जी तुम कहो कि टेररिस्ट हमने गिरफ्तार किए हैं, सबको हम छोड़ रहे हैं, और छोड़ भी दिया। आज सुबह सवेरे एफआईए ने डायरेक्टोरेट से उनका लेटर निकला है, सारों को केस खत्म कर दिए टेररिस्टों के ऊपर, और उनको छोड़ दिया। तो आप सुधरने वाले तो हो नहीं। जिन मुजरिमों को आप इतना अपीसमेंट दे रहे हो, फ्रांस में जो पाकिस्तानी ने 4 लोगों को टोके से मारा था, वो इसी खादिम हुसैन रिजवी के लेक्चर से मुतासिर होकर उसने मारा था। कहाँ जी लेक्चर दिए थे? पाकिस्तान में। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया में भरमार पड़ी है, इनके सारे जी पूरी दुनिया में लाइव जाते हैं, तो ये तब्दीली लानी होगी। अमेरिका का जो बाइडन है, उसको भी स्ट्रांगली इसको रोकना होगा, और इस्लामिक एक्सपेंशन को रोकना होगा। अदरवाइज अमेरिका में भी फिर गली गली में लोग छुरी लेके, वहां तो बंदूक का जमाना है, वहां पे तो जी आम बंदूक
मिलती हैं, गन कल्चर है, वहां पे फिर कत्लेआम होंगे। तो मैं समझता हूं कि नहीं, अमेरिका की पॉलिसी अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म रहेगी। जी। और सर अब इंडिया में की बात करते हैं। इंडिया में दिन प्रतिदिन जो लव जिहाद के केस हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले कर्नाटका ने, फिर हरियाणा ने, और आज मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि हम इसके खिलाफ एक बिल लाएंगे। तो आपको क्या लगता है सर, इसके मतलब सोल्यूशन क्या होगा इस लव जिहाद का? देखें, मसला ये हो है कि इंडिया में सबसे पहले तो आपको लाना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जी जी एक को सबके लिए जी कानून जी बराबर। अब आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कभी फैसला दिया था कि एक हिंदू लड़की मुसलमान शौहर की जायदाद में की वारिस नहीं हो सकती, उसका उस जी पर कोई हक नहीं है। जी लेकिन एक मुस्लिम लड़की हिंदू आदमी के साथ शादी करती है तो उसका पूरा हक है। तो जी एक वक्त में दो कानून तो वैसे ही नहीं चलने चाहिए, तो जी कानून तब्दील करने की जरूरत है। जहां तक आपने लव जिहाद की बात की है, तो देखें, जी इंटर कम्युनल शादी की बात और जी होती है, जी लेकिन हमारे मुसलमानों का हमने ये रखा है कि मैंने आज एक मिसाल है कि किसी हिंदू लड़की से शादी की, तो जी मेरे दिल में अंदर कहीं ना कहीं ये होगा कि यार इसको मैंने मुसलमान करना है, क्योंकि जी मुझे उन्होंने मुल्लाओं ने शुरू से ये अंदर बिठाया है कि ये काफिर है ना, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। अब मैं जी अपनी हिंदू बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो मैं उस प्यार की खातिर के यार ये बेचारी जन्नत में नहीं जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो गलत है। तो इसलिए जी मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको मुसलमान करता रहूं, जबरदस्ती करूं या फिर इसको 24 घंटे ताने मारता रहूं या तंग करूं या ये। एक और केस होता है कि चलो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ चल ना यार, जो इसका मजहब है इसका है, मैं इतना लिबरल हूँ, हम्म लेकिन मैं अपने बच्चे तो मुसलमान है ना, मेरे बच्चों को हम्म तो मुसलमान रखूंगा ना। हम्म वो बच्चों को भी मैं जब ये तालीम देता हूँ कि काफिर तो जन्नत में जाएगा नहीं, तो वो बच्चे हम्म के माँ को फिर ताने मारते रहते हैं कि माँ तुम मुसलमान हो जाओ ना, तुम मुसलमान तो आज नहीं तो कल एक नॉन मुस्लिम वाइफ ऑफ मुस्लिम मैन को कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये बेसिकली कानून में भी एक तो तब्दीली की जरूरत है, और लव जी जिहाद का तो मामला ही दूसरा है। लव जिहाद जो कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर है कि आप किसी हिंदू लड़की के कॉलेज में जाके उसको फंसाने के लिए अपने आप को राहुल बना के पेश करते हैं, जी और कहते हैं नहीं मैं तो हिंदू हूं, और धागा बांध लेते हैं, और फिर जब एक जी बार वो आपके झांसे में आ जाती है, शादी कर जी लेती है, सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर देती है, तब जाके आप अपनी असलियत खोलते हो। दैट इज लव जिहाद। जो असल जो लव जिहाद है वो ये है। जी ये तो इंसानियत से गिरी हुई चीज है ना। तो इसके लिए तो जी कानून सख्त होना चाहिए कि अगर किसी ने अपना मजहब झूठा बता के और किसी के साथ वो किया है, और वैसे भी आपको कन्वर्जन के लॉ को भी चेंज करना होगा कि शादी जी के कन्वर्ट करना इज रॉन्ग। जी शादी के लिए आप किसी को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रॉन्ग। भाई जिसका आपको अगर प्यार है तो आप उससे शादी करें, लेकिन और उसके लिए सबसे जरूरी चीज अगेन बेसिक एजुकेशन चेंज करनी होगी। हम जी मुसलमानों के जहनों से ये खन्नास निकालना होगा कि सिर्फ हम करेक्ट हैं और हम जन्नत में जाएंगे, हम इस दुनिया जी को जन्नत बना लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। मरने के बाद आज तक एक आदमी ने आके नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ, हमें जी पता ही नहीं है कि उधर क्या होने वाला है। लेकिन मुसलमानों को यह कहा जाता है कि ये तो आर्धी दुनिया है और तुम जी मरने पे तैयार रहो, क्योंकि वहां पे तुम्हें असल दुनिया तो वो है। तो उसके लिए हम इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीजें बेसिक एजुकेशन में तब्दीली से आएगी। कानून आप लाख बदल लें, आप ये तो कर नहीं सकते कि एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी नहीं कर सकती, ऐसा तो कोई कानून दुनिया में आ ही नहीं सकता। जी लेकिन आपको बेसिक एजुकेशन सिस्टम तब्दील करना होगा। जी सर, आखिरी सवाल है कि जो मतलब एक कॉमन सोसाइटी बनाने के लिए हिंदुस्तान में हमें इस्लाम को एसिमिलेशन करना होगा इंडियन कल्चर में, या फिर मुस्लिम को एसिमिलेशन करना होगा? अगेन बात वही है कि इस्लाम की रिफॉर्म जरूरी हैं। हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुस्तान जी में सिखिज्म भी है, जैनिज्म भी है, पारसी भी है, भांत भांत के दुनिया का सारा धर्म आपको इंडिया में मिलेगा। लेकिन जी सिवाय मुसलमान के किसी और से किसी को मसला नहीं है। तो जी ये मुसलमान ही क्यों प्रॉब्लम है, क्यों कभी सिख को हिंदू से मसला नहीं होता?
आप 1984 की बात ना कीजिएगा, क्योंकि वो जी एक पॉलिटिकल इशू था, रिलीजियस जी डिफरेंस जी था ऊपर जी था। इसी तरह कभी जैन को मसला नहीं होता, कभी पारसी जी को, बुद्धिस्ट को, किसी को मसला नहीं होता। मसला क्यों हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू का होता है कि आपको एक अलग देश बनाना पड़ा मुसलमानों के लिए, जी इसलिए कि देर इज समथिंग रॉन्ग विथ अस, जी हमें तब्दील होना है। मुसलमान को भी और इस्लाम को भी रिफॉर्म्स लानी होंगी। आपको किसी रिलीजन में एसिमिलेट नहीं होना, लेकिन जी कल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट। जी कल्चर के साथ आप, आपकी एक जो सिविलाइजेशन है, अब मेरी मिसाल ले लें। मेरे बाप दादा हिंदू थे ना भाई, जी उनकी, जी जी अब मैंने अपनी कल्चर तो चेंज नहीं कर सकता ना। मैं आज भी जी देसी खाने खाता हूँ, मैं जी आज भी देसी कपड़े पहनता हूँ, देसी जी जबान बोलता हूँ। मुझे 30 साल हो गए यूरोप में, मेरे सारे जी तीन बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं। मेरी जी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है लेकिन उर्दू में हमसे बात करती है, जी खाने देसी शौक से खाते हैं। तो ये जी कल्चर के पार्ट्स है। तो जी उसमें हमारा मुसलमान कहता है कि आपको मैंने हैप्पी दिवाली कह दिया ना तो मैं काफिर हो गया, मैं जी इस्लाम से खारिज हो गया, मुझे फतवा आया है कि तुम्हें निकाह के तजदीद की जरूरत है, तुम्हारी बीवी तुम पे हराम हो गई है। अब मैंने कहा चल बे तेरी, मैं समझे। तो इस तरह की चीजें क्या है, इसलिए कि मैं दिवाली मनाता हूँ, मैं जी क्रिसमस भी मनाता हूँ। हम यहाँ इस सोसाइटी जी में रहते हैं, इस मुल्क में आके रह रहे हैं ना, हमें जी मजबूर नहीं किया जाता। लेकिन जी हमारे बच्चे कहते हैं पापा इट्स ए वेरी गुड फेस्टिवल, मैं कहता हूँ बेटा नो प्रॉब्लम, सही फेस्टिवल बात है। मनाने की चीजें हैं। जी हम अपनी ईद भी मनाते हैं जी भाई, इससे हमें तब्दील होने की जरूरत है। हमें किसी के रिलीजन में एसिमिलेट नहीं होना, हमें कल्चरली एसिमिलेट होना है। भारत में कल्चरली सबको एक होना पड़ेगा, आपको अपनी जी कल्चर पे शर्मिंदा नहीं होना। राना अय्यूब ये कहती हैं कि अर्तुगरल, वाह 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 वाह, ये है हमारी तारीख। अबे वो जी तुम्हारी तारीख नहीं है, तुम मलयालम के जी इलाके से हो, तुम नीचे जी केरला से, तुम्हारे आबाओ जी अजदाद, तुम्हारे आबाओ अजदाद हिंदू थे, ये जी है तुम्हारी जी तारीख, इस पे फख्र करो। कल जी तक तुम अरब थे, लेकिन अब सऊदी जी अरब में तब्दीली आ रही है तो अब तुम अर्तुगरल बनने जा रही हो। जी ये अपनी ओरिजिन पे जब तक हम शर्मिंदा होते रहेंगे ना, तो जी भाई उसका कोई हल नहीं है। वो दुनिया में दर बदर हो जाता है जो अपनी ओरिजिन से हट जाता है। इतना रिच कल्चर है भारत का, इतना रिच जी कल्चर है। आपको जी कौन कहता है कि आप जाके दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़ के पूजा करें, ये जी आपको कोई हिंदू नहीं कहता। आपको जी ये कहा जाता है कि आप रेस्पेक्ट दें अपने पुरखों जी के रिलीजन को, तो जी रेस्पेक्ट मिलेगी। जी लेकिन आप कहो कि भाई आपकी हर चीज को, अब जैसे अभी फरहान अख्तर ने कहा है कि वो शाहिद शाहिद सिद्दीकी है आपका कांग्रेस का, जी उस जी जी रात के 4:30 बजे पटाखे फोड़ रहे हो यार, किसी को सोने दोगे कि नहीं? साल हम्म। में एक बार, लेकिन साल के 365 दिन रात के 4:30 बजे लाउड स्पीकर से अजान भी तो जाती है ना। वो तो तो विराट कोहली ने भी बोल दिया सर। है, विराट कोहली जी ने भी बोला कि डोंट बस्ट क्रैकर्स। चलो वो एनवायरनमेंट के ऊपर से कह रहा था, लेकिन जी शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि रात के 4:30 बजे आप किसी को सोने नहीं देते हो, पटाखे शुरू जी कर दिया आपने। तो जी भाई साहब रात के 4:30 बजे 365 दिन आपकी अजान भी तो लाउड स्पीकर पे जाती है। जी तो वो तो खाली और 15% पॉपुलेशन के लिए अजान है, बाकी को तो डिस्टर्ब कर रहे हो ना आप। तो जी वो भी है। प्लीज है कि आप अपनी 1.5 यूनिट की मस्जिद बना के अगर आप उस सोसाइटी में रहना चाहते हो, दैट्स रॉन्ग। मैं समझता हूं कि कल्चरली आपको एसिमिलेट होना पड़ेगा। जैसे किसी ने सिख को नहीं कहा जाके कि तुम जाके भगवान के मंदिर में जाके पूजा करो, वो अपने जी गुरुद्वारे में जाके पूजा करता है, लेकिन उसको कभी किसी हिंदू के साथ मसला नहीं होता। इसी तरह जी मुसलमान को भी होना चाहिए। हम इस्लाम के नाम पे बंगलोर शहर में आग लगा देते हैं, हम शाहीन बाग में मेले लगा के बैठ जाते हैं इस्लाम के और नाम वहाँ पे, वहाँ पे तकरीरें भी होती है फिर इस्लाम के नाम की। ये गलत है वहाँ वैसे। पे जहाँ पे वो हो गए सलमान, जो एक शायर हैं प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि हमारी तारीखें हैं जितने भी ये, जैसे जामा मस्जिद हो गया या लाल किला हो गया, उसको फिर वो बताते हैं कि हमारी ये तारीख रही है। तो ये तो सर गलत है ना कि आप दोबारा उसी चीज को अ, बढ़ावा दे रहे हैं जिस चीज से ये देश लड़ रहा है इस टाइम। भाई देखें, मसला ये है कि जैसे आपके अयोध्या में मस्जिद की जगह मंदिर बना, तो उस पे ये जी
वैसी और ये राना अयूब और शबा नकवी और हंगामा मचाया, वो कहता है हम उसको जी कबूल करेंगे नहीं। अबे क्यों नहीं जी करोगे? जी आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट है, आपके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, और बच्चे बच्चे को पता है कि वो राम जन्मभूमि थी और वहां मंदिर था। जी। जन्मभूमि थी कि नहीं थी, वहां मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। वही मैं डिबेट खत्म हो जानी चाहिए थी। जानता हूं कि किसी कब्जे की जगह पे मस्जिद बनाना हराम है और उसमें इबादत जी हराम है। जी फिर आप अगर एक मंदिर की जगह मस्जिद बना के उस पर फख्र करोगे, आपके कुतुब मीनार की बुनियादों में नजर आ रहा है कि मंदिर था, आपको जी काशी और मथुरा में नजर आ रहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, जी आप उस पर हठधर्मी करोगे, उल्टा आपको शर्मिंदा होना चाहिए। जी मुसलमान लीडरशिप को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ये बुनियादों में हमें जी मंदिर नजर आ रहा है, हटाओ हटाओ, ये मस्जिद गलत है, जी हराम है ये। और मैं जितना इस्लाम जानता हूं, इस्लाम में हदीस मौजूद है कि कब्जे की और नाजायज जगह पे मस्जिद बनाना भी हराम है और उसमें इबादत करना भी हराम है। तो जी फिर आपको ये जितनी मस्जिदें हैं ना जो गलत जगह पे बनी है, जी उनको छोड़ दें। और जैसे जी सुप्रीम कोर्ट ने आपको अयोध्या में अल्टरनेट जगह दी, अल्टरनेट जगह लेके उधर बनाए। लेकिन जी। बहुत हो गया, मैं समझता हूँ ये चीजें तब्दील करनी होंगी मुस्लिम लीडरशिप को हिंदुस्तान में। और सर छोटी छोटी बात पे जैसे कि चार्ली हेब्दो ने प्रॉफेट मोहम्मद जी का वो बना दिया, कार्टून बना दिया, और कुछ भी कोई थोड़ी सी बात हो जाती है जो इस्लाम को अगेन वही रिफॉर्म करने की बात होती है, उसमें इतनी रिलीजियस आपके सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? आपको कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, क्योंकि आप हर जगह अब फ्रांस में लाके देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो मुस्लिम है वो माइग्रेंट है, किसी देश से आई हुई है। जब आप फ्रांस में गए थे तो आपको उसके संविधान के बारे में पता होना चाहिए था कि भाई वो तो सेकुलर स्टेट है, वो तो सबको कंडम भी करेंगे। तो आपको वहां पे फिर अपनी, और वहां पे मैंने देखा था थोड़े दिनों पहले फ्रांस फॉर शरिया करके भी वहां पे बैनर निकले थे। तो आप, एक चीज तो आप है कि आप रोडों पे जाके ऐसी सब चीजें करेंगे, और उसके बाद कोई सरकार अगर आपके आपको टेक डाउन करना चाहती है और उसके फिर आप वही इस्लामोफोबिक वाला अपना मुद्दा उठा लेते हैं, तो ये तो सर नहीं चलेगा ना पूरे, क्योंकि हर जगह डेमोक्रेसी है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को, किसी के रिलीजियस उसको हर्ट नहीं करें, ये तो चलो एक बात है, समझ में आती है। जी लेकिन जी प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं। अभी जी दिवाली से पहले अमेजोन पे डोरमेट की पब्लिसिटियां थी जिसपे ओम लिखा हुआ था। जी 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 प्रोटेस्ट, लेकिन जी वो तलवार लेके कत्ल करने नहीं निकल गए थे, ना किसी जगह जी आग लगाई, ना किसी अमेजोन के जी ट्रक वाले को पकड़ के मारा। इन्होंने जी सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट किया और अमेजोन ने वो प्रोडक्ट हटा दी। जी। आपको अगर फ्रांस में भी रहते हैं मुसलमान हैं, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, तो आप एक प्रोटेस्ट करें, लेकिन फिर हाँ, कुछ आपका, कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सल होना चाहिए। जी ऐसा हुआ है कि पिछले महीने अक्टूबर में खाली जी पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में 3 बार मुख्तलिफ जी मंदिरों पे हमला करके वहां भगवान की जी मूर्तियों को तोड़ा गया है। और उसकी फोटोज मौजूद है, मैंने भी ट्वीट की जी थी। क्या जी ये जी जी। के जज्बात की ह्यूमिलिएशन नहीं है? क्या हिंदुओं यस के सर। जज्बात नहीं होते? तो आपकी जी जहां मेजोरिटी है वहां पे आप उनके भगवान तक तोड़ दो, जी तो फिर आपको ये बैकलैश जो फ्रांस में मिला वो मिलेगा। या तो जी आप अगर दूसरे मजहब की रेस्पेक्ट करते हो, आपने जी दूसरे मजहब के मानने वालों को, पाकिस्तान में जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, अब तो जी 2% पॉपुलेशन है नॉन मुस्लिम, उनको चूड़ा जी कहा जाता है। चाहे वो किसी जी बैंक में जॉब करता है और अच्छी पोस्ट पे है, उसको भी चूड़ा कहा जाता है। क्या ये ह्यूमिलिएशन नहीं है? लेकिन आप जी कहते हो हम जो करें सही है, सब हमारे जी खिलाफ कोई ना करे। और फिर उसका प्रोटेस्ट का भी जो तरीका है वो गलत है। आपको फ्रांस के कार्टून पे एहतजाज है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, भरपूर जी एहतजाज करें आप जी परमिशन लेके पीसफुल प्रोटेस्ट करें, चार्ली जी हेब्दो दफ्तर के सामने जाके प्रोटेस्ट करें कि हाँ जी जी हमें ये गलत हुआ है। लेकिन जी ये क्या तरीका का आपने टोका निकाला, जाके बंदों को मारना शुरू कर दिया, ये जी। गलत। सर आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और आशा करेंगे आगे भी आप मिलते रहेंगे। थैंक, धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया भाई।